हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था, हम चालू करने वाले हैं हमारे लेटर्स, लेकिन उसके पहले एक थोड़ी सी थियोरी है जो हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इन लेटर्स को लिखने के लिए उनका थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा पर्सनल करस्पॉन्डेंस के ऊपर है। करस्पॉन्डेंस क्या होता है? बेसिकली जो लेटर्स होते हैं हम उसी को करस्पॉन्डेंस बुलाते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। तो पर्सनल करस्पॉन्डेंस में कई सारे ऐसे लेटर्स हैं, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज की मैं पहले आपको समरी देती हूँ कि पर्सनल करस्पॉन्डेंस के अंदर ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो कि हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को समझेंगे। क्लास 12th में भी हमको था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब हम हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्यों हम उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सूटेबल है, या क्यों उस पर्टिकुलर फील्ड में, या क्यों उस पर्टिकुलर कोर्स में हमको एडमिशन लेना है, इसकी हम जो रीजनिंग करते हैं बस वो होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसी के साथ साथ जॉब एप्लीकेशन और अटैचमेंट्स देखेंगे, जहाँ पर हम एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। वी हैव रेज्यूमे, बायो, सीवी, ये सारी चीज़ें हमारे जॉब एप्लीकेशन का हिस्सा है। ईमेल में हम किस तरीके से एप्लीकेशन लिखकर भेजते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो क्या होते हैं। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। तो ये कई तरीके के लेटर्स हैं जो कि हम देखेंगे। अच्छा, हर लेटर का मैं एक आपको सैम्पल फॉर्मेट जो है वो बनाकर बता दूंगी बच्चों, लेकिन एग्जाम में लेआउट आपको पूछा जाता है कि कौन से लेआउट पे आपको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया है कि राइट जॉब एप्लीकेशन लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर आपको लिखने के लिए बोल दिया है, और आपको वहां ब्रैकेट में दिया है यूज सेमी ब्लॉक फॉर्म या फिर यूज फुल ब्लॉक फॉर्म। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है अगर आप उसमें जाओगे तो मैंने लेआउट किस तरीके का होता है वो समझा दिया है। आप लोगों तक पीडीएफ भी पहुंच चुका है, तो एक बार आप उसके लेआउट को जरूर देख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, और फिर ही जाकर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करते हैं हम, जहाँ पर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। क्या होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करके देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस है उसका, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट हैं जो कि बढ़ चुके हैं, उनके नंबर्स, उनकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, जो आज सिर्फ 10th या 12th नहीं करना चाहते, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये हायर एजुकेशन जो है वो अपनी ही कंट्री से परस्यू करें, हम दूसरी कंट्री से भी परस्यू कर सकते हैं। Now, not only in higher education valued for its educative worth, but also because it is considered as a passport to a better life. अब सिर्फ उसकी एजुकेटिव वर्थ के लिए जो है हम एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हमारी बेहतर लाइफ का एक पासपोर्ट होता है जो कि हमारा हायर एजुकेशन है। In this scenario, it is natural for the institutes to put in some checks to ensure that the applicants focused in his goal and possess the minimal competency level required for the course that he has applied for. अब देखो, इंस्टीट्यूशंस जो है कुछ क्राइटेरिया सेट करती है। अगर एप्लीकेशंस को या एप्लीकेंट्स को लेना होगा अपने एजुकेशन कोर्सेज में इन्वॉल्व करना होगा, उनका एडमिशन करवाना होगा, तो कुछ क्राइटेरिया है जो उन्होंने सेट करके रखा है। अब एप्लीकेंट्स को इन क्राइटेरियाज को पास करना है। एक स्टेज है, एक लेवल है जिसको अगर पास कर जाते हैं आप, फिट बैठते हैं आपका क्राइटेरिया हमारे सेट किए हुए क्राइटेरिया के साथ, तो डेफिनेटली आपकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स जो है वो मिल जाते हैं। देन moving ahead further, one such practice adopted by most universities and colleges outside India. इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए क्या किया है। बेसिकली हायर एजुकेशन जहाँ पर ग्रेजुएट स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, डॉक्टरल कोर्सेज, आपकी जो पीएचडी होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए आपको लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कौन लिखता है ये? वो कैंडिडेट लिखते हैं जो कि दूसरी कंट्री में जाकर अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्सेज में। दिस लेटर यूजुअली 2 to 3 पेजेस इन लेंथ। अब ये जो लेटर है ये 2 से 3 पेज में होता है। अब ये आपका फ्यूचर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। भले आपको कितना भी अच्छा जीपीए क्यों ना आए, एग्जाम में आप कितना भी अच्छा
CGPA SGPA जो भी हमारा स्कोर होता है, चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, कितना भी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस हो, किसी टेस्ट में कितने भी अच्छे स्कोर आ जाए आपके, या फिर आपने मास्टरी की हो अपने अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, पोटेंशियल फ्यूचर एरिया ऑफ स्टडी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल। लेकिन बावजूद इन सब के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, बेसिकली हमारा सेलेबल पॉइंट होता है जहां हम अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन को सौंप रहे हैं कि क्यों हम बेटर है इस कोर्स के लिए और क्यों आपका कोर्स आपकी स्कूल मेरे लिए बेटर है। तो बस ये एक सेलेबल पॉइंट होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपको एडमिशन आसानी से मिल जाए। It enables the admission committee to see whether the candidate will make the transition to a more unstructured and self-directed form of learning in graduate school. अब हर एडमिशन देने के बाद हर स्कूल क्या एक्सपेक्ट करती है कि अगर हम किसी का एडमिशन्स लेते हैं तो वो बच्चे बड़े ही स्मार्ट होने चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि देखो अगर डम लेवल के बच्चे आ गए तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन का भी नाम खराब होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बच्चा कम परसेंटेज लेकर आ रहा है तो इंस्टीट्यूशन की इमेज एक गलत रिफ्लेक्ट होती है कि शायद यहाँ अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसे एप्लीकेंट्स को इन्वाइट करते हैं जो कि अपने आप को साबित करके दिखा सके कि क्यों हमें ये कोर्स करना है, करियर ऑप्शंस क्या है हमारे पास इसके लिए, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है इस करियर ऑप्शन में हमारे लिए, क्यों आप ही के स्कूल से करना हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये सारे रीजनिंग जो है वो आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP में देना होता है। They look for evidence of this by seeing how a candidate describes his past research experience and his future plans. तो ये सारी चीज़ें कैंडिडेट कैसे डिस्क्राइब करता है, जब SOP के अंदर वो अपने पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंसेस को और अपने फ्यूचर प्लान्स को मेंशन करता है। अगर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में आप क्यों आना चाहते हो, इंजीनियरिंग आपने XYZ यूनिवर्सिटी क्यों चुनी है, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से आपका ये डिसीजन बना कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो। तो ये सारे रीजंस आपको अपने SOP में मेंशन करने होते हैं। Key to see whether he has a realistic and well-informed sense of what a graduate student would be expected to do in a degree. तो यहाँ पर मेन मुद्दे की बात ये होती है कि क्या आप जो ढूंढ रहे हो एक डिग्री हासिल करने के लिए, क्या वाकई में रियलिटी बेस्ड गोल है आपका, या फिर आप सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो। But academic excellence is not the only criteria for judging, as they look forward to having classrooms with individuals possessing diverse interests. अच्छा, यहाँ पर किसी भी तरीके से हम नहीं कहते हैं कि आप एकदम फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर ही होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर ध्यान देना है हमको, एन इंडिविजुअल पोजेसिंग डाइवर्स इंटरेस्ट। डाइवर्स यानी कि डिफरेंट और वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर, सिर्फ एक ही गोल तक आप सीमित नहीं रहने वाले हैं, मल्टीपल गोल्स, मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो आपके होने जरूरी है। Some universities expect the candidate to write an essay or paragraph on some topic. कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करती है कि एक ऐसे या फिर एक पैराग्राफ आपको एक टॉपिक पर लिखना है। इससे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाउ वेल द कैंडिडेट इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, कितना अच्छे से अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को, अपने व्यू पॉइंट्स को वो लिख कर एक्सप्रेस कर सकता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो पता चल जाती है, उसकी एक झलक दिख जाती है उस एप्लीकेशन के अंदर जो उसको लिखने बोला गया है। Now, another requirement of these institutes is the production of one or more letters of recommendation. Basically, these letters of recommendations are meant to provide a third person perspective on the candidate as an individual. अब इसी के साथ साथ letter of recommendation भी बोला जाता है, जहाँ पर एक थर्ड पर्सन गारंटी ले रहा है किसकी, उस कैंडिडेट की जो उस कोर्स के लिए अप्लाई करता है। While his grade or score is supposed to represent his intellectual capabilities and his essay allows him the opportunity of presenting his point. देखो ग्रेड और स्कोर जो है वो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बताते हैं, उसी के साथ साथ जो ऐसे लिख रहा है वो उसकी अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको किस चीज़ की, कि आप अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर सको। लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं बाय दोज हु नो हिम गिव द यूनिवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ हिज स्किल्स एंड क्वालिटीज़। ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं कहीं ना कहीं क्या बताते हैं, देखो स्कोर्स का पता चलता है तो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है, ऐसे लिखते हो तो आप अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस करते हो पता चलता है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स और क्वालिटीज़ जाननी हो तो वो हम एक थर्ड पर्सन से रिकमेंडेशन के ज़रिए आपके बारे में जानते हैं। For admission to foreign universities, apart from the two above prerequisites, students have to fill up the admission form correctly. अब यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर हमको एडमिशन लेना है तो दो रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स तो हमने देख लिए, उसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या करना है, एडमिशन फॉर्म सही से फिल करना है, सबमिट दैट ट्रांसलेटेड एंड ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स,
take language assessment test required in that country and keep their finance and visas in readiness। यानी कि आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, देखो हमारे कई सारे ऐसे रिजल्ट होते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं जिसके पीछे सिर्फ ग्रेड दिया होता है, तो हमको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, तो वो करवाना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट अगर किसी कंट्री में बोला गया है कि कंपलसरी आपको यहाँ की लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, तो आपको वो टेस्ट भी जो है वो देना होता है। उसी के साथ साथ अपने पूरे फाइनेंस के साथ में और अपने वीज़ा, अपने पासपोर्ट, हर एक चीज़ के साथ आपको तैयार होना पड़ता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टेक अबाउट अ ईयर्स टाइम टू कंप्लीट ऑल एडमिशन, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे प्रोसीजर के लिए एटलीस्ट 1 साल जो है वो चला जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, एडमिशन प्रोसीजर्स के लिए। तो बेसिकली एंड टू बिगिन द प्रोसेस वेल इन एडवांस टू अवॉइड बीइंग डिसअपॉइंटेड। अब ये टाइम इसीलिए इतना लगता है ताकि आपके एडमिशन के दौरान किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, तो पहले ही बिफोर हैंड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दे दी जाती है, क्या क्या आपको कैरी करना है आपके साथ में अगर आप वहाँ से शिफ्ट हो रहे हो, हमारी कंट्री में आ रहे हो। तो ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। अब हम डिटेल में देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली एसओपी इज ऑफन अ प्री रिक्विजिट व्हाइल अप्लाइंग इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज हियर एंड मोस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड। तो एसओपी क्या है, बेसिकली एक प्री रिक्विजिट है, एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आप किसी भी हायर एजुकेशन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, आपको एसओपी लिखकर देना होता है। यू हैव टू सबमिट इट अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन। तो अपने एप्लीकेशन के साथ आपको एसओपी सबमिट करना है। इससे जो पर्सन है जो अप्लाई कर रहा है उसकी पास्ट चॉइसेस के बारे में पता चलता है, उसके करियर डिसीजन के बारे में पता चलता है, उसका इंटरेस्ट और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में रिफ्लेक्ट करता है एसओपी। तो बेसिकली यही चीज़ें हमने अभी अभी डिटेल में पढ़ी है। एसओपी प्रोवाइड्स यू विथ एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद द एडमिशन कमिटी एंड इम्प्रेस योर वर्थ अपॉन देम। तो अपना एक इम्प्रेशन जो है एडमिशन कमिटी के ऊपर जमाने का हमको मौका मिलता है एसओपी के जरिए। यू शुड इन्वेस्ट एडिक्वेट टाइम फॉर राइटिंग एसओपी। एक अच्छे एसओपी को लिखने के लिए आपको बहुत 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 समय देना पड़ता है। गुड एसओपी विल सर्टनली इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस। एक अच्छा एसओपी अगर आप लिखते हो तो आपके अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं and even compensate for weaker portions of your application such as less than perfect grades। भले आपके ग्रेड्स थोड़े कम हो चलेगा, लेकिन अगर आपका एसओपी बहुत अच्छा लिखा हुआ, इन्फ्लुएंशियल है, तो कहीं ना कहीं हम ग्रेड्स के ऊपर कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। A bad SOP on the other hand has the potential to drag down an otherwise strong application। लेकिन वहीं पर अगर एक बैड SOP आपने लिखा है, भले ग्रेड बहुत अच्छा है लेकिन SOP अच्छा नहीं लिखा है, तो अल्टीमेटली आप compete नहीं कर पाएंगे। Writing a reasonably good SOP is a challenging exercise requiring care, attention and patience। तो एक अच्छा SOP लिखना है तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंस रखना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सेल्फ एडिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़रूरी है सेल्फ एडिटिंग आपके ऐसे को जब आप लिखते हो, SOP अपने बारे में एक ऐसे लिख रहे हो। You have to write several rough drafts before zeroing in on the SOP which reflects the real you। तो कई सारे रफ ड्राफ्ट आपको लिखने पड़ते हैं, उसके बाद ही जाकर आपको अपना फाइनल SOP तैयार मिलता है, जहाँ पर आप अपने आप को देख पाते हैं एज ए कैंडिडेट कि आपने सही SOP लिखा है और अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाते हैं आप। Now expectation of SOP is different for the graduation course than for a doctorate seeker। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, अगर आप PG कर रहे हैं, अगर आप PhD कर रहे हैं, तीनों के लिए ही आपके SOP अलग अलग होंगे। One basic difference is that a doctorate seeker provides details on research interest areas and desired research guide। अगर आप डॉक्टरेट के लिए जा रहे हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस आपका रिसर्च एरियाज में होना चाहिए, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया होगा रिसर्च में, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में, और इसी के साथ साथ आगे आप रिसर्च में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये भी आपको एक डॉक्टरेट की डिग्री के लिए मेंशन करना होता है अपने SOPs के अंदर। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट हैज़ टू बी कवर्ड इन एन SOP। एक SOP के अंदर कुछ पॉइंट्स कवर होने चाहिए। वो है कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका रीज़न क्या है, आप उस कोर्स को क्यों परस्यू कर रहे हैं, यानी कि क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको इंजीनियरिंग करने के लिए मोटिवेट की या फिर डॉक्टरेट करने के लिए मोटिवेट की है। रीज़न फॉर डिज़ायरिंग टू जॉइन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, हमारी ही इंस्टीट्यूट से क्यों आपको ये कोर्स करना है, आपको उसका रीज़न देना है। आपका अपना एक्सपीरियंस जो कि रिवील करता है आपकी अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी, अपना सेल्फ नॉलेज, आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो, और आपकी सीखने की जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, ये
सारी चीज़ें आपके SOP के अंदर कवर होती है। हम एक सैम्पल SOP देख लेंगे आज, जिससे हमको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखा जाता है। अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है SOP को लिखते वक्त। सबसे पहले कलेक्ट डेटा अबाउट द इंस्टीट्यूट। जिस किसी इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जमा कर लेंगे। इंस्टीट्यूशन का ब्रोशर ले लेंगे, विजिट कर पाएँ अगर इंस्टीट्यूशन को विजिट कर पाएंगे, और वहाँ से 2-4 लोगों से अगर आप इंटरव्यू ले पाए तो भी आपको वो काम करना है अपने SOP को लिखने के लिए। सेकेंड इज़ मेक एन अटेम्प्ट टू नो योर सेल्फ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो, अगर आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को नहीं जानते हो तो आप SOP में कुछ नहीं लिख पाओगे, लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानें। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट योर सेल्फ बाई लिस्टिंग डाउन सम ऑफ योर मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। अपने लाइफ के कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस जो आप उस कोर्स से रिलेट कर पाए तो वो आपको मेंशन करने हैं। अटेम्प्ट टू फिगर आउट विच एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी आर रिफ्लेक्टेड इन दैम। आपने ऐसे क्या एक्सपीरियंस किया है जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स जो है वो आप अपने SOP में मेंशन करते हैं। अब बैठना है और कुछ क्वेश्चंस आपको लिखना है अपने लिए। व्हाट एरियाज आर यू इंटरेस्टेड इन एंड व्हाई। कौन से एरियाज में आपका इंटरेस्ट है और क्यों। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेल डिफाइन होना चाहिए। आर दीज इंटरेस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑन द जॉब दैट द स्कूल में फाइंड यूजफुल। क्या ये जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चला है, क्या ये एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर है या एकेडमिक गोल्स के बेसिस पर आपने सेट किया है। वेयर डू यू सी दीज इंटरेस्ट टेकिंग यू। और आपको क्या लगता है लाइफ में आपको ये जो चीज़ों में इंटरेस्ट है ये आपको कहाँ तक ले जाने वाला है। हाउ डू यू थिंक ग्रेजुएट स्कूल विल हेल्प यू। और आपको कैसे लगता है ये जो ग्रेजुएशन स्कूल है ये आपको अपने करियर में कैसे मदद करेगी। एंड व्हाट एक्सपीरियंस हैव यू हैड दैट विल हेल्प। और ऐसा क्या एक्सपीरियंस कर लिया आपने जिससे कि आपको लगता है ये इंस्टीट्यूशन से आपको मदद मिलने वाली है। दैट मीन्स आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में यू हैव टू रिसर्च ऑन द कोर्स एंड इट्स प्रोस्पेक्ट। तो डिटेल में लिस्ट आउट करना है जो भी चीज़ आपको कोर्स के बारे में मालूम है आपको वो लिख कर रखना है अपने पास में। और उसके बाद जितना हो सके उतना पॉसिबली आप क्या करेंगे, उसके बारे में सवाल करेंगे। आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जमा करेंगे, चाहे इंटरनेट से जमा क्यों ना करें। एनीथिंग न्यू दैट यू फाइंड टू योर लिस्ट। और चाहे तो आपको एक लिस्ट के अंदर कोई न्यू चीज़, कोई न्यू टॉपिक को भी ऐड कर सकते हैं। अब एक रफ ड्राफ्ट जो है वो कैसे बनता है SOP का, तो ये सिर्फ एक आउटलाइन हमने बनाया है। एग्जैक्टली SOP इतना छोटा नहीं होता है, बस एक आउटलाइन है कि क्या चीज़ें हम इसके अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आई एम अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू डैश प्रोग्राम, यानी कि समझ लीजिए आपने बोल दिया कि मैं ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ इन डैश, यानी कि अब कोर आपका सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिख दिया। इन पर्टिकुलर आई एम इंटरेस्टेड इन डैश, कौन सी एरिया ऑफ स्टडी, मैनेजमेंट में क्या करना है, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग लिख दिया। इन ऑर्डर टू गेन एक्सपर्टीज इन दिस एरिया इट इज एसेंशियल फॉर मी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन, तो कौन सी चीज़ में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, तो अपना जो स्पेशलाइजेशन है, इंटरेस्ट है, यही से आपको अपना टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। एज दिस इंस्टीट्यूट डैश आई डिज़ायर टू परस्यू द डैश प्रोग्राम हियर। अब आपको यहाँ रीज़न देना है कि ये इंस्टीट्यूशन, ऐसी क्या खास बात है इंस्टीट्यूशन में जिसकी वजह से मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो परस्यू करना है आप ही के इंस्टीट्यूशन से। आई होप दैट द एडमिशंस कमिटी फाइंड्स माई बैकग्राउंड एंड स्ट्रेंथ कमेंशोरेट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं एडमिशन कमेटी को कि जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है और जो भी आपका प्रोग्राम ऑफर करता है वो दोनों मैच हो रहा है। तो ये सिर्फ एक आउटलाइन दिया गया है। एग्जैक्टली SOP इतना छोटा नहीं होता है, और भी बड़ा होता है, बट आपको समझाने के लिए ये एक आउटलाइन जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। नाउ यूज द फॉलोइंग हिंट्स टू ऐड डिटेल्स टू योर SOP। अब कुछ हिंट्स दी गई है जो हमको SOP को डिटेल में लिखने में मदद करेगी। स्टार्ट वर्किंग ऑन द रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन, कैप्चर योर एम्बिशन इन अ फ्यू कनेक्टेड सेंटेंसेस। तो पहले तो रीज़न ढूंढना शुरू कर दो कि क्या रीज़न है, हम एडमिशन के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। टॉक अबाउट वट हैव बीन योर एफर्ट्स फॉर रियलाइजिंग योर एम्बिशन। अब मैंने मेरे एम्बिशन के बारे में रियलाइज़ किया, अब मैंने अपने एम्बिशन के लिए किया क्या है अपनी लाइफ में, क्या ऐसा एफर्ट्स डाला है जिससे कि मैं बोल सकता हूँ कि ये एम्बिशन मेरा लाइफ में मुझे अचीव करना है। इन अदर वर्ड्स फॉलो अप स्ट्रांगली ऑन योर करियर गोल्स। अपने करियर गोल्स के ऊपर फोकस करना है हमको। आसपास अवॉइड साउंडिंग प्रिटेंशियस, यानी कि बहुत ऐसा भी साउंड नहीं करना है कि भाई हम बहुत ही करियर ओरिएंटेड है। बी रियलिस्टिक। If you declare this course will enable you to achieve something, it up with details that will ring true in the mind of the admission committee immediately or in a later paragraph। तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि आप एक हद तक प्रिपरेशन करें अपनी, लेकिन ओवर चीज़ें भी मत लिखो उतने ज़्यादा कि ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि एडमिशन लेना है और एक्चुअल में आप इंटरेस्टेड नहीं हो।
You may talk about your past achievements, maybe in the course you have already completed. This is getting in the details of one's academic deserves to be on a resume, but do not sound vain. Explain how it will affect your career. तो बेसिकली अपने पास्ट अचीवमेंट का जो कि आप इस कोर्स से अगर रिलेट कर सकते हैं तो करके आपको मेंशन करना है. गिव डिटेल्स अबाउट एनी अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव वर्कड फॉर प्रीवियसली. अगर किसी तरीके से कोई अवार्ड मिला है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. उसी के साथ साथ यू कुड से हाउ योर सोसाइटी और टू द वर्ल्ड, हाउ यूर प्रोजेक्ट इज यूजफुल टू द सोसाइटी और टू द वर्ल्ड. तो आपका प्रोजेक्ट ये जो है ये बेनिफिशियल सोसाइटी के लिए कैसे है ये भी आपको बताना है. At the same time, do not try to give explanation for any underachievement of yours in the course. अगर आपने ऐसी कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाए हो तो उसका आप रीज़न देने मत बैठ जाना कि क्यों मुझे लाइफ में ये चीज़ें नहीं मिली है. If needed, you may submit such an explanation separately along with your application. अगर ज़रूरत पड़ी, इस बात के ऊपर आपसे सवाल उठाया गया तो आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन अपना बाद में दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है. अपने SOP में आप उसको नहीं लिखेंगे. If you have worked at any point of time, mention what you learnt therein and how it contributed in your present decision to pursue the course that you have applied for. Okay. अगर आपने कहीं पर पहले काम किया है तो आपको मेंशन करना है कि आपने वहाँ काम से क्या सीखा है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, डिसीजंस क्या रहा है उस कोर्स को परस्यू करने में जो कि आपने अप्लाई किया है. बट लीव मोस्ट ऑफ द हार्ड फैक्ट्स एंड डिटेल्स फॉर द रिज्यूम. आप कोशिश करना कि कुछ इन्फॉर्मेशन रिज्यूमे के लिए भी छोड़ दो, हर एक चीज़ आप SOP में मेंशन ना करें. Describe your unique experiences and mention how they have been learning experiences for you and have shaped your perspective in life. तो अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करेंगे, उन एक्सपीरियंसेस से हमने क्या सीखा है उसको भी शेयर करेंगे. You may even reveal the insights you have developed while doing your assignment on some important issue to reach a conclusion which is endorsed by expert. तो आप कुछ ऐसी झलक जो है अपने असाइनमेंट में देकर बता सकते हैं कि क्या ऐसे रीजन है जिससे कि आपने कोई सर्टन कंक्लूजन ड्रॉ किया है. This will indicate your willingness and ability to think, but while doing so, see that your conclusion is in line with the philosophy of the institution. तो जो कुछ भी आप कोर्स से रिलेटेड कंक्लूड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी के साथ वो मैच होना ज़रूरी है. Link your experiences to express how it has built your business sense. अब ये जो एक्सपीरियंस हमको मिला है इससे हम कैसे बिजनेस सेंस में बात करते हैं वो आपको बताना है. एट द सेम टाइम बी केयरफुल नॉट टू टॉक टू आउटडेटेड प्रोफिशिएंसीज ऑफ द सेम थिंग दैट अदर्स डू. तो याद रखना दूसरे जो करते हैं वो चीज़ें हमको नहीं बताना है, हम क्या करते हैं उसी के बारे में बात करनी है. नाउ एक्सप्रेस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और अप्लाइंग टू. अब आप इस यूनिवर्सिटी से जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. यू मे टॉक अबाउट व्हाट यू हैव नॉट बीन एबल टू लर्न सो फार बट विच यू कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर. अब तक आपने कहीं पर वो चीज़ आपको नहीं मिली है लेकिन आपको ऐसा लगता है इसी इंस्टीट्यूशन में मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, तो वो रीज़न आपको जस्टिफाई करना है. Mention about your extracurricular activities in an unobvious way in the natural course of your essay. आप सीधे सीधे तरीके से नहीं बताना है, अनऑब्वियस तरीके से आपको घुमा फिरा कर बताना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और अल्टीमेटली वो कैसे इस कोर्स से रिलेटेड है. Try to link up your talents and suitability for the university with the need for students who will enhance the diversity and experience of the entire incoming class. You may therefore make a brief mention about how they need you to. अब आपको लिंक करना है कि कैसे आपका टैलेंट जो है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल है और कैसे विद देयर नीड फॉर स्टूडेंट्स हु विल एनहांस द डाइवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस, और कैसे आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो जाते हैं अपने उस यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पर यूनिवर्सिटी में डाइवर्स वैरायटी ऑफ कैंडिडेट्स जो आते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, उनके वैल्यूज़ अलग होते हैं और उसी के साथ साथ उनकी डिग्रीज अलग होती है. तो कैसे जब ये लोग आपस में मिलते हैं एक डाइवर्स एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने मिलता है. Now edit and rewrite your SOP yourself till you are completely satisfied. जितना हो सके बार बार अपने SOP को क्या करना है, एडिट करो, रीराइट करते जाओ और जब तक आपको फाइनली नहीं लगता है कि ये SOP एकदम बेस्ट है तब तक आपको उसको एडिट करना है. Do the written statement of goals and interests really demonstrate how you think? जो भी आपने अपने गोल्स लिखे हैं क्या वाकई में वो दर्शाते हैं जो आप एक्चुअल में है, तो ये क्वेश्चन अपने आप से करना है. Are there repetitions from your CV to your SOP? जो भी CV में लिखा है क्या उन्हीं चीज़ों को मैंने SOP में रिपीट किया है. Do the ideas in your essay flow logically and smoothly? तो जो भी आइडियाज़ आपने लिखे क्या वो लॉजिकल और एक फ्लो में जा रहे हैं या आपने पहले कुछ लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन लीस्ट इंपॉर्टेंट थी वो पहले दे दिया, जो मोर इम्पॉर्टेंट थी उसको बाद में दे दिया. तो ये क्राइटेरिया आपको समझना है. इज़ द टोन टू फॉर्मल और नॉट फॉर्मल इनफ? जो मेरे लिखने का टोन है फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. डज द essay लीव द रीडर विद अ सेंस ऑफ कंप्लीशन?
क्या ये ऐसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है हाँ भाई जो मैसेज देना चाहता था वो पहुंच गया, मैसेज कंप्लीट है? Have you used cliches like I hope the admission committee finds my application up to their expectations? Is the beginning interesting? क्या आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे सेंटेंसेस को लिखा है, और क्या आपकी जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत की है एसओपी की, क्या वो इंटरेस्टिंग है? ये सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं और बार बार अपने एसओपी को एडिट करना है unless and until you are completely satisfied by what you have written. Then does each paragraph bring home a central idea? Have the paragraphs been properly linked? Are the style and language appropriate and consistent? सही वर्ड्स का, सही फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है क्या? बार बार कोई वर्ड्स और फ्रेज रिपीट तो नहीं हो रहे हैं? Does it include superfluous information? Are there incidents or aspects the essay has missed mentioning? ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई इंसिडेंट जो मेरे एसओपी में मेंशन नहीं किया गया है? तो ये सवाल आपको खुद से पूछना है एसओपी बनाते वक्त, और एडिट एंड रीराइट करते रहना है. Then you have to polish your SOP. Read the essay carefully 2 to 3 times for spelling or grammar errors the program did not detect. बार बार अपने ऐसे को अच्छे से पढ़ो ताकि आप जो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई कर सको. लुक फॉर एंड करेक्ट एनी एनॉमलीज इन स्पेसिंग, फॉन्ट एंड मार्जिन्स. अब क्योंकि हम एसओपी को टाइप करते हैं, हैंड रिटन नहीं होता है, तो देख लेना है कि जो स्पेस दिया है, जो फॉन्ट है, जो मार्जिन्स है, वो सही तरीके से आपने किया है. फॉन्ट का साइज़ क्या पढ़ने लायक है वो देख लेना. कोई किसी भी तरीके का स्पेशल इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना, हाईलाइट करना, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. चेक टू सी दैट द स्कूल एंड प्रोग्राम मेंशन्ड इन द एसे आर करेक्ट. जो भी स्कूल में वो प्रोग्राम है वो करेक्ट होने चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. Include a header in the top right hand corner with your name and the name of the program you are applying to. Use a smaller font size for this. अब ये कैसे लिखना है? जब हम हमारा सैम्पल फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है. राइट हैंड साइड पे आपने अपना नेम और जो प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मैंने लिख दिया नाज़नीन शेख, मैं अप्लाई कर रही हूँ PhD के लिए, तो मैंने लिख दिया नाज़नीन शेख PhD प्रोग्राम. तो इस तरीके से आपको लिखना है. Take a rough print and show it to someone else who can read over carefully for errors and anomalies. एक रफ प्रिंट निकाल दो और किसी को दे दो जो उसके अंदर से गलतियां ढूंढ के निकाल सकता है. As far as possible, print out your SOP on a separate sheet of paper. Make sure that the printer cartridge is good enough to print clear, crisp copies. तो अपने एसओपी को एक अलग से ही पेपर पे आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है, और ध्यान में रखना है कि प्रिंटर का कार्ट्रिज अच्छा है, तो बहुत ही अच्छी इंक के साथ आपका प्रिंट आउट आया है, इंक स्प्रेड नहीं हुई है किसी भी तरीके से, थोड़ा सा लाइट थोड़ा डार्क ऐसा शेड नहीं आ रहा है, प्रिंटिंग आपकी प्रॉपर है. पुट इन अ गुड क्वालिटी शीट ऑफ वाइट पेपर. एक अच्छे क्वालिटी शीट, वाइट पेपर की शीट में आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है. कीप द प्रिंटेड कॉपी केयरफुली इन अ फोल्डर टिल यू आर रेडी टू ट्रांसफर टू द एप्लीकेशन एनवेलप. तो जो भी प्रिंटेड कॉपी है आपने उसको निकाल दिया, आप ध्यान से उसको एक फोल्डर में रखना है और सीधा सीधा एप्लीकेशन एनवेलप में उसको इंसर्ट कर देना है. While writing by hand, use a good pen. Write slowly and carefully. अगर आप ऐसे है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे टाइप्ड वाला नहीं है एसओपी लिखना है, मुझे हैंड रिटन करना है, तो हैंड रिटन में बहुत ही आराम से आपको लिखना है. ऐसी इंक का इस्तेमाल करें जो कि स्प्रेड ना हो पेपर पे, जिसका रिफ्लेक्शन पेपर के पीछे ना आए. तो बड़ा ही सोच समझ के हैंड रिटन एसओपी जो है वो आपको लिखना होता है. ये कुछ टिप्स थे जो हमने देखे. अब यहाँ पर एक सैम्पल है हमारे पास एसओपी जो हम देखने वाले हैं. जैसे मैंने आपको कहा नाम जो है वो राइट हैंड साइड पे लिख दिया, कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपने राइट हैंड साइड पर लिख दिया है. तो अब तक के जितने भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं जो कि एसओपी में होने चाहिए, वो सारे टिप्स के बेसिस पर यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक एसओपी का सैम्पल जो है वो दिया है. तो यहाँ पर आप बताते हैं कि आप ये कोर्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी से क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप अपने अंडर ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, और धीरे धीरे ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे टिप्स के अंदर मेंशन है वो आप इस एसओपी में लिखेंगे. तो जैसे मैंने आपको बोला 3 से 4 पेजेस का जो है वो हमारा एसओपी होता है, या 2 से 3 पेजेस का भी एसओपी होता है. तो सोच समझ के आपको अपना एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है. तो ठीक इसी के साथ साथ हमारा सेकेंड एसओपी जो है वो भी चालू हो जाता है. यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ कौन सा प्रोग्राम परस्यू करना है, कोर्स के बारे में लिख दिया गया है. अब यहाँ पर आप फिर से अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो एसओपी के अंदर देंगे. तो ये सैम्पल फॉर्मेट जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी. तो यहीं पर बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर है वो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर है वो कंप्लीट होता है. मिलती हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में जहाँ पर हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में बात. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.